हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने सीटेट जुलाई 2025 की सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। मॉर्निंग में मैंने मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 कराया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो है ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 1, जो कि लेवल 1 के लिए मैं यहां पर अभी सारी क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं। लेवल 2 के लिए भी मैं जल्दी ही यहां पर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दूंगा। और इस वीडियो में आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी मिलने वाली है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। तो यहाँ जब पृथ्वी का जो आयतन है, जो हमारी अर्थ है, उसका जो वॉल्यूम है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। 1% परपटी होती है, 84% मेंटल होता है, या फिर 15% यहाँ पर कोर आपका होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है केवल ए और सी सही है, सभी ए बी और सी सही हैं, केवल ए और बी सही है, या फिर केवल बी और सी सही है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो आयतन होता है उसमें परपटी जो होती है वो 1% होती है, जो मेंटल है वो 84% होती है, और यहाँ पर कोर जो है वो 15% होती है। तो बिल्कुल ये जो है आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो भूपर्पटी होती है वो उसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 1% माना जाता है, और ये जो होती है अन्य परतों की तुलना में अपेक्षाकृत जो होती सबसे पतली होती है। जैसे कि अगर हम तीन यहाँ पर अर्थ की बात करें तो सबसे जो ऊपरी परत होती है वो यहाँ पर भूपर्पटी होती है, जिस पर हम कृषि वगैरह करते हैं। दूसरी जो परत होती है उसको हम मेंटल बोलते हैं, और जो लास्ट वाली यह परत होती है बिल्कुल बीचों बीच में, उसको कोर बोला जाता है। तो मेंटल जो होती है सबसे मोटी परत होती है और इसका वॉल्यूम 84% होता है, और कोर का जो वॉल्यूम होता है वो 15% होता है। तो इसीलिए ये जो ए बी और सी ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना हुआ है। आपको ऐसा समूह बताना है जो कि यहाँ पर मेटल जो है मिश्र धातुओं से बना हुआ है। तो पहला है यहाँ पर ए ऑप्शन स्टील, ब्रास और टिन, बी ऑप्शन है स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज, फिर है सी ऑप्शन कि ब्रॉस, ब्रॉन्ज और लिथियम, फिर है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और स्टील। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो मिश्र धातुएं हैं वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रही हैं, स्टील, ब्रास और ब्रॉन्ज। तो देखो स्टील जो होता है, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। स्टील जो होता है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। किसका होता है स्टील मिश्रण, तो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। साथ में यहाँ पर ब्रास जो है, तो ब्रास किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पर तांबे का होता है और जस्ता का होता है। ब्रास, ब्रास किसको कहते हैं, तो पीतल को कहते हैं, पीतल को ही क्या बोला जाता है, ब्रास बोला जाता है। तो यहाँ पर ये किसका मिश्रण होता है, तो तांबे का होता है मिश्रण, तांबे का, और यहाँ पर जस्ता का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, तो जस्ता का मिश्रण होता है। और फिर आपको ब्रॉन्ज दिख जाएगा, जिसको कि कांस्य बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज। देखो ब्रॉन्ज के मेडल भी होते हैं, इसको कांस्य मेडल भी बोला जाता है। तो ये तांबे और टिन का मिश्रण होते हैं। किसका मिश्रण होते हैं, तांबे और टिन का मिश्रण होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर साथ में आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर के आप नोट्स भी बना लीजिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इसको डेली यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे इस पीडीएफ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करना है। कथन ए है कि कौवा जो है पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, क्या ऐसा करेक्ट है। और यहाँ पर कथन जो बी है, वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो देखो जो कथन ए है उसमें बोला गया कि कौवा जो है वो पेड़ की बहुत नीची डाली पर, तो कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर कथन ए तो गलत हो जाएगा।
बी है कथन यहाँ पर कि बीवर पक्षी दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। तो ऐसा तो नहीं कि केवल वो दो पत्तों को सिलेगा, बहुत सारे पत्तों को वो सिल करके, बहुत सारे पत्तों को वो सिल करके क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन, चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ है या फिर हिंदी, इन सभी जो जितने भी सब्जेक्ट आपके सीटेट में पूछे जाते हैं उनकी पूरी प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है। देखो, एक पौधे की प्रजाति है जो कि यहाँ पर क्या है, एक्स है, प्रजाति का नाम क्या है, एक्स है, जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के केवल एक ही हिस्से में पाई जाती है, जो एक पर्टिकुलर भाग वाई है उसी में पाई जाती है। तो ये प्रजाति कैसी कहलाएगी, स्थानिक प्रजाति कहलाएगी। विलुप्त होने की कगार पर ये जो प्रजाति कहलाएगी, प्रचुर मात्रा वाली प्रजाति कहलाएगी, या फिर विदेशी प्रजाति कहलाएगी। तो देखो, किसी एक विशेष स्थान पर ये पाई जाती है, एक विशेष भाग पर पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्थानिक प्रजाति बोलेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, या फिर एंडेमिक इंग्लिश में बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पूरे विश्व में जब पाई जाती और केवल एक पर्टिकुलर हिस्से में पाई जाए तो उसको स्थानिक बोला जाता है, स्थानिक प्रजाति बोली जाती है। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर ए ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट हो गया है। चलिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से पर्वत हैं जिनकी उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी से मानी जाती है। पहला है ए ऑप्शन की माउंट किलिमंजारो, बी है फ्यूजियामा, या फिर सी है ऑप्शन यहाँ पर आल्पस पर्वत। तो इनमें से माउंट किलिमंजारो है, फ्यूजियामा है, या फिर आल्पस है। तो इसमें कौन कौन से जो हैं माने गए हैं आपके यहाँ पर कि उनकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी से हुई है। तो देखो, माउंट किलिमंजारो जो है वो भी यहाँ पर आपकी जो उत्पत्ति मानी जाती है इस पर्वत की, वो ज्वालामुखी से मानी जाती। और जो फ्यूजियामा है ये भी क्या माना जाता है कि इसकी भी उत्पत्ति जो है वो आपकी ज्वालामुखी से हुई है। तो यहाँ पर ए और बी करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन ए और बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर समझ आ गया होगा। देखो, किलिमंजारो आपका कहाँ पड़ता है, तो तंजानिया में एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये किलिमंजारो कहाँ है, तो तंजानिया में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि ये दोनों जो पर्वत हैं इनकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, तो ज्वालामुखी से मानी जाती है। चलिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करना है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर हीट का जो कुचालक होता है, मतलब ऊष्मा का जो कुचालक होता है, बैड कंडक्टर जो है वो आपको चयन करना है। तो ए ऑप्शन है हवा, ऊन और एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी, सी ऑप्शन है ऊन, लकड़ी और लोहा, फिर हवा, जल और तांबा। तो देखो, हवा जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो ये वाला तो ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि सभी, अब देखो यहाँ पर तांबा तो अच्छा होता है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें एल्युमिनियम भी है यहाँ पर कंडक्टर, तो ये भी गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन में देखना है लोहा है, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। ऊन भी क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर है, और लकड़ी भी क्या है, बैड कंडक्टर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। तो ए ऑप्शन है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है, बी ऑप्शन है कि अधिक ऊंचाई पर खून गाढ़ा हो जाता है, सी ऑप्शन है कि रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, या फिर रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। देखो, अगर नाक से खून आ रहा है इसका मतलब है कि जो रक्त वाहिकाओं का दबाव है वो बाहरी दबाव से अधिक हो जाएगा। जब जैसे आप कोई अगर बलून फुलाते हैं
तो जब बलून आप फुलाते हैं तो उसमें क्या होता है, अंदर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट के प्रेशर से, तभी क्या होता है वहाँ पर आपका जो बलून है वो फूट जाता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगी कि रक्त वाहिकाओं में जो दबाव होता है वो एनवायरनमेंट के दबाव से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जो पर्वतारोही होते हैं उनके आँख, नाक और या फिर कह सकते हैं नाक से या फिर कानों से उनके खून आने लगता है। इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से हमें पढ़ना है और सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव करना है। अभिकथन ए क्या है कि अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है, ये यहाँ पर अभिकथन ए है। कारण आर क्या है, मृत सागर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो बिल्कुल सही है, सबसे साल्टी जो यहाँ पर वाटर है वो आपका मृत सागर का होता है। और अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब भी अगर वो मृत सागर में कूद जाएगा या फिर गलती से गिर जाएगा उस पानी में तो वो डूबेगा नहीं, वहाँ पर तैरता रहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ए और आर जो है दोनों सही हैं। और जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मृत सागर है वो सबसे ज़्यादा नमकीन वहाँ का पानी होता है और 1 लीटर अगर पानी आप उसको उबालेंगे तो उसमें 300 ग्राम जो है नमक आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ए और आर दोनों सही हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और सही विकल्प हमें यहाँ पर चुन लेना है, मतलब कि उसको सेलेक्ट करना है। ए है यहाँ पर कि विशु का त्यौहार कश्मीर में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। फिर बी है, इस त्यौहार में अमलतास के बहुत सारे पीले जो फूलों की सब्जियों फलों का उपयोग करके विषुकनिब कहते हैं इसको। जब वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो यहाँ पर अमलतास के फूल होते हैं उनकी सब्जियाँ और फलों का उपयोग किया जाता है, तो क्या उसको विषुकनि कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर विशु का त्यौहार कश्मीर में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो विशु जो है, विषुकनि जो है केरल में नववर्ष में प्रथम दिन मनाया जाता है। नववर्ष का मतलब है जनवरी में, तो यहाँ पर वसंत ऋतु में तो नहीं मनाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और यहाँ पर जो बी है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो फोर्थ वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए गलत हो जाएगा और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कथन ए और कथन बी को हमें यहाँ पर बताना है। तो कथन ए है कि जाइलम जो है जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक यहाँ पर पहुँचाता है। कथन बी है कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो बिल्कुल सही, जो जाइलम होता है वो जड़ों से खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, तो बिल्कुल सही है ये वाला। फिर फ्लोएम जो है वो भी क्या करता है कि वो फूड को पत्तियों से अन्य सभी स्थानों तक यहाँ पर पहुँचाता है। तो बिल्कुल सही, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर हम इसकी ट्रिक याद करने की आपको बताएं तो देखो जाइलम लिखा मतलब आपको जल याद रखना, जल से जाइलम। तो जाइलम क्या होता है, जल और खनिजों को यहाँ तक पहुँचाता है जड़ों से पत्तियों तक। और फ्लोएम मतलब फूड, तो फूड हो जाएगा ना, तो फूड को क्या करता है, पत्तियों से और पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो ऐसे याद रखना है कि फ्लोएम से फूड हो जाता है और जाइलम से जल हो जाता है। ये ट्रिक है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है। आधा चम्मच एक बार में वो क्या करता है, नमक डाल देता है। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि क्या हुआ, नींबू की क्या सिचुएशन रहेगी, नींबू जल में डूब जाएगा। बी है, नींबू जल में तैरने लगेगा, नींबू जल में 2 भागों में टूट जाएगा, या फिर नींबू गिलास के बीचों बीच चला जाएगा। तो देखो अगर कोई एक गिलास है, ठीक, सपोज ये गिलास है यहाँ पर और इसमें क्या है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, एक नींबू भी आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करते हैं, बहुत सारा नमक जो है इसमें अगर डालते हैं तो नमक से क्या होता है कि जल की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
और जब जल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, नींबू जो है ऊपर तैरने लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं 100% आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम पर ml है तथा आयतन 3 ml है। तो देखो यहाँ पर द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, लेकिन घनत्व तो आपको गिवन है। घनत्व क्या गिवन है, घनत्व बराबर है 12 ग्राम पर ml और आयतन यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 3 ml। ठीक है, अब यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे में आयतन हो जाता है। क्या होता है, घनत्व गुणे में आयतन होता है। तो घनत्व यहाँ पर कितना है, तो घनत्व है 12 और आयतन है 3, तो 12 3 36 हो जाएगा ग्राम। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बस आपको केवल ये वाला फार्मूला याद रखना था कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे में आयतन। अगर आप ये वाला फार्मूला याद रखेंगे तो 100% आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जौहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, उत्तर हमें यहाँ पर बताना है इसका। तो ए ऑप्शन है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। बी ऑप्शन है, यह पानी में अशुद्धियों को फिल्टर करता है। सी ऑप्शन है कि यह आसपास के कुएं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। या फिर डी ऑप्शन है कि यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। देखो जो जौहर है वो एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो जौहर में क्या होता है, एक छोटी मिट्टी का चेक डैम होता है और जो बारिश का पानी होता है वो एक जगह पे सुरक्षित कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। यह पानी क्या करता है, रिसाव और भूजल को फिर से भरने में यहाँ पर मदद करता है। मतलब भूमि में वो फिर से चला जाता है पानी, और यहाँ पर भूमि का लेवल जो वाटर लेवल होता है अर्थ का, वो एकदम लेवलिंग रहता है, सही रहता है। तो यही इसका काम होता है जौहर का। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर मरीज में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होता है, ए ऑप्शन है कि उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। बी ऑप्शन है कि उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, मतलब कि जो उसमें आयरन है ब्लड में। सी ऑप्शन है कि उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, या फिर उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो देखिए जब कभी किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया हो जाता है तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, एक उसको ब्लड टेस्ट के लिए लिखता है। तो जब ब्लड टेस्ट वो कराता है तो खून की जांच से वो उसका क्या पता चलता है कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलता है कि अगर ब्लड में अगर जीवाणु हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है मलेरिया से ग्रसित हैं, आपको मलेरिया की बीमारी हो गई है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए है कथन यहाँ पर कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। बी है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास हुआ लगभग 1500 वर्ष पूर्व यहाँ पर हुआ है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो देखो लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले, बिल्कुल सही है। लेकिन गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, तो ऐसा नहीं माना जाता, ये 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है कि गंगा और उसकी सहायक जो नदियां थीं उसमें 2500 वर्ष पहले जो है नगरों का विकास हुआ था। तो देखो ए तो ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन बी जो है वो गलत है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो ए सही है और बी गलत, ये सी वाले में दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके 15 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन सीटेट की कराने वाला हूँ और सभी सब्जेक्ट की कराने वाले हूँ, चाहे वो CDP हो, EVS हो, मैथ हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी का मैं यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा सीटेट की।
और अगर आप अभी से सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि 120 से 130 जो नंबर हैं वो सीटेट में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।